आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने फिनिश किया था इसरो के साथ में। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और इम्पोर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन को। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस की नेशनल इंस्टीट्यूशन को अच्छे से रिवाइज कर लिया हो, क्योंकि इस लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट करेंगे और आप प्रीवियस रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इस नोट के साथ आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीबीसी, लेकिन हम देखते हैं इससे पहले इंडेक्स को, जो कि हम यहाँ पे टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं उन्हें। पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, ओके। फिर हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट एंड लीगल प्रोविजन। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। फिर हम देखेंगे पावर्स एंड फंक्शंस। फिर रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस, रिव्यू एंड रिवीजन लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, और एंड में हम देखेंगे कंपोजिशन। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो प्लीज याद रहिए कि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और बहुत ही केयरफुली अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हम यहाँ पे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और यहाँ तक कि आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी सोशल लाइफ में। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इन शॉर्ट हम उसे एनसीबीसी कहते हैं। ऑलराइट, हम सेम रूल फॉलो करेंगे जो कि हम करते आए हैं, जैसे फुल फॉर्म, फिर आएगा हमारा एस्टेब्लिशमेंट ईयर, और फिर आएगा आपका पेरेंट मिनिस्ट्री। तो आइए एक के बाद एक शुरू करते हैं। फर्स्ट, फुल फॉर्म। मैं आपको फिर से एक बार एक चीज याद दिला देता हूं कि जो भी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है पहले से ही, लेकिन आप उसको हमेशा लिखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको एक रूल बता चुका हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। ऑलराइट, तो इस रूल को यहाँ फॉलो करते रहिएगा। फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और एनसीपीसी इन शॉर्ट। ऑलराइट, सेकंड अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट ईयर की, तो बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1993। और अगर हम बात करें पेरेंट मिनिस्ट्री की, तो बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में। ऑलराइट, तो ये थे बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग दी एनसीबीसी। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एस्टैब्लिश हुआ था 1993 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है बेसिकली वो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंडिया में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आइडेंटिफाई करने के लिए और रिस्पॉन्सिबल है रिकमेंड करने के लिए इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटीज इन द लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब भी आप फॉर्म्स को फिल करते हैं तो वहां पे आपको 4 कैटेगरीज दिखाई देती होंगी। जनरल कैटेगरी, ऑलराइट, ओबीसी कैटेगरी, एससी, फिर आता है एसटी। तो जनरल कैटेगरी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कैंडिडेट्स होते हैं जो बिलोंग करते हैं जनरल कास्ट से। ओबीसी वो कैंडिडेट्स होते हैं जो बेसिकली बिलोंग करते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस से। ऑलराइट, जो कि होते हैं लिस्ट ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट। एससी बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट से। ऑलराइट, और एससी बिलोंग करते हैं आपके शेड्यूल ट्राइब से। ऑलराइट, तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो यहाँ पे कई सारे कास्ट और ट्राइब से इंडियन सोशल सिस्टम में जो कि इनएडुकेटली रिप्रेजेंटेड थे
सर्विसेज में गवर्नमेंट की। ऑलराइट, तो इसी वजह से जो रिजर्वेशन था उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और सेम चीज जो है वो हो रही थी सोशल लाइफ में भी, सिर्फ सर्विसेज में ही नहीं बल्कि सोशल पॉपुलेशन में भी उनकी काफी कम परसेंटेज थी। ऑलराइट, इसी वजह से उनको स्पेशल टैग मिला, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट का। यानी मतलब हुआ कि इनको मिलेगी स्पेशल अटेंशन गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से, ताकि इनका जो इंक्लूजन है मेन स्ट्रीम में वो इंश्योर किया सके। लेकिन SC एंड STs के बाद ये फील हुआ कि कुछ जो कास्ट हैं वो छूट चुकी हैं, जो कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेड है और बिलोंग करती हैं सेम सेक्शन से जिससे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स आई हैं, लेकिन वो इंक्लूडेड नहीं है उस सर्विसेज उस लिस्ट में, बिकॉज क्योंकि वो इतनी भी सोशल स्टेटसली डाउनवर्ड नहीं है। ऑलराइट, या फिर आप कहें कि जो उनका सोशल स्टेटस है वो थोड़ा सा इंप्रूव था सोशल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से, तो उन कास्ट को नाम दिया गया OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो आप कह सकते हैं कि ये मिडल वन है। इसका मतलब हुआ उनका अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है सोसाइटी में और उनका लो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, तो ये मिडल में आते हैं। तो इनके राइट्स के लिए और इनकी सिक्योरिटी के लिए NCBC को कॉन्स्टिट्यूट किया गया इन द ईयर ऑफ 1993। ऑलराइट, NCBC प्लेज अ क्रूशियल रोल प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस में एंड वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस में कंट्री में, क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि ये इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड होती हैं सोसाइटी में, रिप्रेजेंटेड इन द सोसाइटी। ऑलराइट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये एसेंशियल है इनका डिटेल अंडरस्टैंडिंग होना NCBC का, फंक्शंस का, पावर्स का और सिग्निफिकेंस का। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सोसाइटी फंक्शंस के बारे में नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। ऑलराइट, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट एंड लीगल प्रोविजंस की, NCBC स्टैब्लिश हुआ था 14 अगस्त 1993 को, लेकिन इससे पहले 1950 में 1970 में यहाँ पे दो बैकवर्ड कमीशन थे जो कि अपॉइंटेड हुए थे नेशनल कमीशन से पहले। फर्स्ट कमीशन था नोन एज काका कालेकर, सेकंड कमीशन था उसका नाम था BP मंडल कमीशन। ऑलराइट, लेकिन किसी तरीके से ये जो कमीशंस थे ये सफिशिएंट नहीं थे इन एड्रेस करना इन इश्यूज को जो कि OBCs के रिगार्डिंग थे। इसी वजह से ये आया आपका साल 1993 का, सॉरी 1992 का, जब यहाँ पे एक लैंडमार्क डिसीजन आया इंदिरा सोआनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ऑलराइट, जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट था इंडिया का उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया। ऑलराइट, और उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश करेगी दी एक डेडिकेटेड और एक एम्पावर्ड सशक्त बॉडी भी आप कह सकते हैं उसे फॉर OBCs इश्यूज के लिए और उनके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए बेसिकली आप कह सकते हैं। ऑलराइट, तो ये जो केस था ये हुआ 1992 में। इसकी वजह से ये था साल आपका 1993 जब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट जो था पास हुआ।
और जो एक्ट था वो पास हुआ, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये हुआ एस्टैब्लिश एज अ स्टैच्यूटरी बॉडी। अब अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुन रहे थे या अटेंटिवली देख रहे थे तो आपको याद होगा कि जब हमने इस लेक्चर को शुरुआत की थी तो यहाँ पे लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑलराइट, इसका मतलब हुआ कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि ये स्टैब्लिश हुआ स्टैच्यूटरी बॉडी के तौर पे। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर ये ए के तौर पे स्टैब्लिश हुआ लेकिन ये बन गया बी, तो यहाँ पे कुछ ट्रांजिशनल फेस होना चाहिए। और अगर यहाँ पे था ट्रांजिशनल फेस तो यहाँ पे सब रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जिसकी वजह से ट्रांजिशन हुआ। ऑलराइट, तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक बस आप रिवाइज कीजिए इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, जो एक्ट था ये प्रोवाइड करता है फॉर कंपोजिशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन। तो जितने भी लीगल प्रोविजंस है रिलेटेड हैं एनसीबीसी से, वो एम्पावर्ड होते हैं फ्रॉम द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। इस चीज को याद रखेगा। ओके, अब हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस के। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एनसीबीसी का, तो सेफगार्ड करना है इंटरेस्ट एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। क्योंकि जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होते हैं, ये एससी एंड एसटी कैटेगरी में भी इंक्लूड नहीं होते, तो ये होते हैं मिडल में और समवेयर इन द मिडल आप कह सकते हैं। तो इसी वजह से जो एनसीबीसी है उनको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मिलता है ये एंश्योर करना कि ये जो लोग हैं इनके जो राइट्स हैं, जो इंटरेस्ट हैं या इनकी जो सिक्योरिटी है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। क्योंकि इसी वजह से इसको स्टैब्लिश किया गया था 1993 में। और यदि अगर एनसीबीसी इन सब चीजों को कवर नहीं कर सकता तो हमें इसकी जरूरत क्या है। ऑलराइट, जो कमीशन है आइडेंटिफाई करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, रिकमेंड करता है इनके इंक्लूजन को सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लिस्ट बनाती है of the communities and caste to be included in list of OBCs. ऑलराइट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे बेसिकली क्या होता है, जो एनसीबीसी है वो इस चीज को करती है। एनसीबीसी बेसिकली एग्जामिन करती है सोसाइटी स्ट्रक्चर को। बेसिकली आप कह सकते हैं ये पॉइंट आउट करते हैं कास्ट को और कम्युनिटीज को जो कि इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है इन दी सोसाइटी में, इकोनॉमिकली और या फिर कहें इकोनॉमिकली और सोशली। ऑलराइट, और जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इन कास्ट से कम्युनिटीज को तो इन्हें रिकमेंड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और रिव्यू करने के बाद लिस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन्हें इंक्लूड करती है इनटू द लिस्ट ऑफ ओबीसी। ये इन्वेस्टिगेट करता है, मॉनिटर करता है इम्प्लीमेंटेशन को, वेरियस सेफगार्ड्स को जो कि ओबीसी को प्रोवाइडेड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉज। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ देखें तो फंडामेंटल राइट सेक्शन में कि यहाँ पे एक राइट है जिसको हम कहते हैं राइट टू कल्चर। ऑलराइट, और इसका जो अनदर इंटरप्रिटेशन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज।
और ये जो आर्टिकल्स हैं बेसिकली, ये है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ऑलराइट, तो इस चीज को याद रखिएगा। इसी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली प्रोवाइड करता है स्पेशल सिक्योरिटीज ओबीसीज को, और ये सेफगार्ड करता है और इनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इम्प्लीमेंट करता है। तो ये है एनसीबीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है ये फाइंड आउट करना कि कम्युनिटीज एंड कास्ट को फाइंड करें कि उन्हें ओबीसी में इंक्लूड करना है, ऑलराइट, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबल भी हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो ओबीसी के राइट्स हैं या जो उनके इंटरेस्ट हैं या जो उनकी प्रोटेक्शन है वो होनी चाहिए प्रायोरिटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करें पावर्स एंड फंक्शंस की। जो एनसीबीसी है उसके पास पावर्स हैं सिविल कोड की, इस चीज को याद रखिएगा। एनसीबीसी के पास पावर है सिविल कोड की, ये समन कर सकता है और इन्फोर्स कर सकता है अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस और एग्जामिन कर सकता है उन्हें अंडर द ओथ। उदाहरण लें अगर हम इसका कि अगर ये एनसीबीसी है, ऑलराइट, और ये यहाँ पे पर्सन है जो कि एनसीबीसी के पास पहुंचता है और क्लेम करता है कि वो ओबीसी से बिलोंग करता है और इसके जो राइट्स हैं वो हार्म्ड हुए हैं, ऑलराइट। इस सिनेरियो में जो एनसीबीसी है वो लॉन्च करेगा इन्वेस्टिगेशन को, और आप कह सकते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा यहाँ पे ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या मैटर है, और एक चार्जशीट प्रिपेयर करेगा ताकि जो फर्दर प्रोसीडिंग्स है वो हो सके। इस सिनेरियो में ये किसी को भी पूछ सकते हैं, किसी को भी पूछ सकते हैं या फिर विटनेसेस के साथ इंटरोगेशन कर सकते हैं, ऑलराइट। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको सिंपल कर देता हूँ कि मान लीजिए ये इंसान एनसीबीसी के पास गया, बोला है मेरे राइट्स का उल्लंघन हुआ है, तो ये जो दो लोग हैं बेसिकली विटनेसेस थे उस केस के, ऑलराइट, या तो विटनेस थे या फिर कन्विक्ट थे, ऑलराइट, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, ऑलराइट। तो एनसीबीसी जो है बेसिकली उसके पास ये पावर है इनको समन करने के लिए और इनको ये बोलने की कि प्रेजेंट हो बिफोर द कमीशन। वो मना नहीं कर सकते ऐसा करने से, उनको करना ही होगा। अगर एनसीबीसी किसी को समन कर रहा है तो उस पर्सन को आना ही होगा एनसीबीसी के सामने, ऑलराइट, ऑन टाइम, अदरवाइज ये लिया जाएगा एज अ कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर और ये अट्रैक्ट कर सकता है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को फ्रॉम द एनसीबीसी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इट कैन रिक्वेशन एनी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, ऑलराइट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एनसीबीसी को लगता है कि उसे डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑलराइट, किसके लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए, तो वो इसके लिए डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जो कोर्ट और ऑफिस है वो डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पावर नहीं होती, सॉरी, क्योंकि एनसीबीसी के पास पावर है सिविल कोर्ट की, ऑलराइट। तो इस सिनेरियो में अगर मान लीजिए ये एनसीबीसी कमीशन है हमारे पास में और ये वो पर्सन है जिसका केस चल रहा है, ये है पब्लिक ऑफिस या फिर अनदर कोर्ट जिसके पास डॉक्यूमेंट है जिसमें कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हुई थी इस केस के एनसीबीसी के पास पहुंचने से पहले, तो एनसीबीसी डायरेक्टली उस कोर्ट को बोल सकता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम को सबमिट कर दे एनसीबीसी को। जो कमीशन है उसके पास अथॉरिटी होती है रिकमेंड करने के लिए या मेजर्स रिकमेंड करने के लिए फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ओबीसी और इवेलुएट करने के लिए कि उनकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। इसका मतलब हुआ दो चीजें, पहला हुआ प्लान प्रिपेयर करना टू इवेलुएट दी ओबीसीज कंडीशन, ऑलराइट। सेकंड है ऑल्सो रिव्यू
इम्प्लीमेंटेशन ओवर प्लान्स प्रोग्रेस। तो ये सिर्फ और सिर्फ थिंक टैंक नहीं है पॉलिसीज बनाने के लिए, बल्कि इसके साथ साथ वॉच टॉक भी है, ये एंश्योर करने के लिए कि सभी चीजें अच्छे से हो रही हैं या प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। ओके, रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें, एनसीबीसी सबमिट करता है एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, डिटेलिंग के साथ में कि उसकी एक्टिविटीज क्या थी और रिकमेंडेशंस क्या थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि किसको एनसीबीसी सबमिट करता है रिपोर्ट, तो क्या होना चाहिए आंसर इस क्वेश्चन का। आप आंसर को ये मत बोल दीजिएगा कि पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट है। आंसर है इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है बेसिकली वो इंसान है जिसको एनसीबीसी अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पेश करते हैं बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट डिस्कशन के लिए और एक्शन के लिए। इसका मतलब हुआ एनसीबीसी चीजों को करेगा, रिपोर्ट दी जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट जो है इस रिपोर्ट को भेजेंगे पार्लियामेंट को। ऑलराइट, पार्लियामेंट जो है इसको डिस्कस करेगा और जो एक्शंस हैं वो ले जाएंगे, और फिर क्या होगा, ओबीसी जो हैं वो काम करेंगे, उनको अफेक्सेशन मिलेगा। ऑलराइट, बेसिकली तो ये होता है प्रॉपर चैनल जो कि फॉलो होता है बाय द एनसीबीसी रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन। और एक चीज याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि ये अपनी रिपोर्ट को एनुअली सबमिट करें। एनसीबीसी could also submit the report साल के बीच में भी, बिटवीन द ईयर, अगर रिक्वायरमेंट है तो। जैसे मान लीजिए कुछ सीरियस हो गया, कोई सीरियस केस आ गया एनसीबीसी के पास में, एनसीबीसी ने इन्वेस्टिगेशन करी, उन्होंने कुछ चीजें पता करी जो बहुत सीरियस थी। ऑलराइट, और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के टेंशन इस पे आए, तो इस केस में क्या होगा कि वो साल खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे। यानी मान लीजिए ये सिर्फ मार्च की बात है, जून की बात है, या फिर कहीं जुलाई की बात है, या बाकी कोई भी मंथ है साल के बीच में, तो क्या उनको वेट करना चाहिए दिसंबर का या जनवरी का और उनको एक्शन लेना चाहिए। तो इस केस में वेट करने की जगह ये क्या करते हैं, ये एक्शन लेते हैं, यानी रिपोर्ट डायरेक्टली गवर्नमेंट को भेज देते हैं, साल का वेट नहीं करते हैं। ऑलराइट, प्रेसिडेंट रिपोर्ट को रिव्यू करते हैं, प्रेजेंट करते हैं बिफोर द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट रिव्यू करता है, डिस्कस करता है और एक्शन ले जाते हैं, और जो ओबीसी है वो अफेक्टेड होती है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि मान लीजिए जो एनसीबीसी है वो सबमिट कर रही रिपोर्ट प्रेसिडेंट को। अब जो प्रेसिडेंट है बेसिकली वो चाहते हैं कि जो रिपोर्ट है वो स्टेट के पास जाए, और अगर ये किसी स्टेट के बारे में है तो इस सिनेरियो में किसको जो रिपोर्ट है वो जाएगी प्रेसिडेंट द्वारा, या तो गवर्नर को या स्टेट गवर्नमेंट को। तो किसको जानी चाहिए? जो करेक्ट आंसर है इसका वो है गवर्नर, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। ऑलराइट, तो जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेट गवर्नमेंट। तो जब भी एनसीबीसी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है किसी भी स्टेट के रिगार्डिंग, जो प्रेसिडेंट है वो उस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को सौंपते हैं। ऑलराइट, तो डायरेक्टली जो रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी, ना कि गवर्नर के पास में। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसको लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट करेगी और डिस्कशन चलेगा, रिव्यू होगा, एक्शन लिया जाएगा। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ लिस्ट, एनसीबीसी पीरियोडिकली रिव्यू करता है एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ ओबीसी को और रिकमेंड करता है चेंजेस, इंक्लूडिंग करता है इंक्लूजन को और एक्सक्लूजन को कम्युनिटीज के, बेस्ड है वेरियस फैक्टर्स पे, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो गया, रिप्रेजेंटेशंस हो गए। ऑलराइट, जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूं कि अगर कोई भी कम्युनिटी है या कास्ट है वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, या फिर हम कहें इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, या तो
इकोनॉमिकली या फिर कहें सोशली या फिर दोनों ही तरीके से इन दी सोसाइटी, तो वो एनसीबीसी में इंक्लूड हो सकता है। लेकिन कुछ समय बाद जो कास्ट है, जो कम्युनिटी है, वो एडुकेटली रिप्रेजेंट हो जाती है, रिप्रेजेंटेड हो जाती है इन दी सोसाइटी, या तो सोशली या फिर इकोनॉमिकली, या दोनों तरीके से। तो इस सिनेरियो में क्या ये कास्ट और कम्युनिटी जो है, क्या इनको अब भी ओबीसी में रखना चाहिए या फिर इनके पास अब भी सेफ गार्ड्स होने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये अब इंक्लूडेड है ओबीसी की लिस्ट में। इसलिए नहीं क्योंकि सर्टेन कास्ट और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बल्कि ये इसलिए इंक्लूडेड है क्योंकि इनके पास सफिशिएंट या फिर कहें एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या इकोनॉमिकली सोशली नहीं है। ऑलराइट, तो इस वजह से अगर कोई भी कम्युनिटी है वो उन स्टैंडर्ड्स को पास कर लेती है तो वो एक्सक्लूड हो जाती है कम्युनिटीज से, और अगर कोई भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के बिलो है तो वो लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। ऑलराइट, तो वेरियस फैक्टर्स की वजह से इनको डिटरमाइन किया जाता है ऑलराइट एनसीबीसी को, क्योंकि जो एनसीबीसी है बेसिकली उसके पास होते हैं राइट्स टू सर्वे द सोसाइटी, और कहा जाए रिकमेंड्स अ लिस्ट टू द गवर्नमेंट। ऑलराइट, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस को, तो बेसिकली ये एक टॉपिक है जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए। ऑलराइट, तो आइए वापस चलते हैं फैक्ट्स पे। 1950 में क्या हुआ? हमारे पास था काका कालेकर कमीशन, ऑलराइट। 1970 में हमारे पास आया बीपी मंडल कमीशन। ये दोनों जो थे ये बैकवर्ड कमीशंस थे, ऑलराइट। और जैसे मैं आपको बोल चुका हूं कि ये था साल आपका 1993 का, और यहाँ पे एक फेमस इंसिडेंट हुआ जिसको हम जानते हैं इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि जो कोर्ट था वो उसने ऑर्डर किया गवर्नमेंट को, सॉरी 1992 था, ऑलराइट। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एक सेपरेट बॉडी को स्टैब्लिश किया जाए सेफ गार्ड्स ऑफ ओबीसी के लिए। तो जो नेशनल कमीशन था फॉर बैकवर्ड क्लासेस वो पास हुआ 1992 में, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं था सिचुएशन से डील करने के लिए, और बेसिकली इसने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ तरीके से हमें लगा कि कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए। इसी वजह से क्या होता है कि ये था साल आपका 2018 का। 2018 का वो साल था जब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, ऑलराइट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी आप कह सकते हैं, पास हुआ, जिसकी वजह से जो एनसीपीसी था उसको ग्रांट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ऑलराइट। तो जब ये स्टैब्लिश हुआ इन द ईयर ऑफ 1993 में एक्ट पास करने के बाद, तो ये था स्टैच्यूटरी बॉडी, लेकिन ईयर ऑफ 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आने के बाद इसको
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट कर दिया गया। ऑलराइट, एनसीबीसी को स्टैचुरी से स्टैचू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और ये जो अमेंडमेंट था, इसने एक और या फिर कहें दो आर्टिकल्स को ऐड किया। तो ये आर्टिकल्स थे बेसिकली आपके, पहला आर्टिकल था आर्टिकल 33A, राइट, 338A। इसका मतलब था कि अब जो एनसीबीसी है उसको ग्रांटेड था पावर्स एग्जामिन करने के लिए कंप्लेंट्स को और वेलफेयर मेजर्स को रिगार्डिंग सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। ऑलराइट, और शॉर्ट में आप बोल सकते हैं ओबीसी को। तो जो फर्स्ट आर्टिकल था ये था आर्टिकल 338A। इसने ग्रांटेड किया पावर्स एनसीबीसी को कि वो एग्जामिन कर सकता है कंप्लेंट्स को और वेलफेयर मेजर्स को सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए या ओबीसी के लिए। अगर कोई भी चीज उनके साथ होती है तो क्या होना चाहिए इस केसेस में, ये एनसीबीसी कर सकता था। सेकेंड आर्टिकल जो था हमारा वो था सेकेंड आर्टिकल था हमारा आर्टिकल 342A। तो बेसिकली जो आपके प्रेसिडेंट थे उनको पावर मिल गई स्पेसिफाई करने के लिए सोशल और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को देखने के लिए इन द स्टेट इन कंसल्ट विद द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। राइट, तो सेकेंड आर्टिकल था वो था आर्टिकल 342A, जिसने प्रेसिडेंट को पावर दी थी स्पेसिफाई करने के लिए कि किसी भी पर्टिकुलर कास्ट को वो सोशल और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस डिक्लेयर कर सकते हैं आफ्टर कंसल्ट विद द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो कि ग्रांटेड था आफ्टर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब हमारे पास है कंपोजिशन। तो बेसिकली जो पहला है वो है चेयरपर्सन। जो एनसीबीसी है बेसिकली उसको हेड करता है चेयरपर्सन, जो कि अपॉइंटेड बाय होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। कौन अपॉइंट करता है चेयरपर्सन को? एनसीबीसी के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो ये होने चाहिए लगभग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। ऑलराइट, तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑलराइट, अगर कोई पर्सन जो रह चुका है जज सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो ही उसको चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट किया सकता है एनसीबीसी के। चेयरपर्सन ऑफ एनसीबीसी बाय हुम? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब हम बात करें वाइस चेयरपर्सन की। एनसीबीसी के पास वाइस चेयरपर्सन भी होता है जिसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सॉरी, जो वाइस चेयरपर्सन है उसे कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ये सपोर्ट करते हैं चेयरपर्सन को इन द फंक्शनिंग ऑफ द कमीशन। फिर हम बात करते हैं मेंबर्स की।
एनसीपीसी कंसिस्ट करता है 3 मेंबर्स को, जो कि अपॉइंटेड बाय होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब हुआ कि जितने भी मेंबर्स हैं ऑफ एनसीपीसी, उन सबको कौन अपॉइंट करता है? उन सबको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट। और बेसिकली जो फर्स्ट है वो है चेयरपर्सन, सेकंड है आपके वाइस चेयरपर्सन, और फिर आते हैं आपके बाकी 3 मेंबर्स। इसका मतलब हुआ कि यहाँ टोटल कितने मेंबर्स हो गए एनसीपीसी में? 5 मेंबर्स हो गए। ऑलराइट। एनसीपीसी में टोटल हो गए 5 मेंबर्स, जिनको अपॉइंटेड कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। इन मेंबर्स के एक और बात मेंबर्स होता है जो कि होना चाहिए लगभग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। बाकी मेंबर जो है उसके पास होना चाहिए स्पेशल नॉलेज मैटर्स रिलेटिंग टू द बैकवर्ड क्लासेस की, ताकि जो 3 मेंबर्स हैं बाकी के, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के बाद, उनमें से एक ऐसा होना चाहिए जो जज रह चुका हो सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का। बाकी जो मेंबर्स हैं उनके पास स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज होनी चाहिए उन मैटर्स की जो रिलेटेड होते हैं बैकवर्ड क्लासेस। टर्म ऑफ ऑफिस कितना साल का होता है? 6% मेंबर जो होते हैं एनसीबीसी के, वो होल्ड करते हैं ऑफिस को फॉर टर्म ऑफ 3 इयर्स। उनका टेन्योर है 3 इयर्स का, लेकिन वो एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए फॉर अनदर टर्म। ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की हम बात करें, एनसीपीसी को सपोर्ट करता है टीम ऑफिसर्स और स्टाफ, जो कि उसके फंक्शंस को, एक्टिविटीज को इफेक्टिवली कैरी ऑन करता है, क्योंकि सिर्फ 5 मेंबर्स जो हैं वो पूरे कंट्री के ओबीसीज को हैंडल नहीं कर सकते। ऑलराइट। या फिर आप कहें कि वो अकेले ही नेशनल एफर्ट्स नहीं दे सकते फॉर द वेलफेयर ऑफ ओबीसी, तो उनको रिक्वायरमेंट होती है स्टाफ की, तो इसलिए इनको सपोर्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या ऑफिसर्स। ऑलराइट। पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो बेसिकली एनसीबीसी के पास पावर होती है सिविल कोर्ट की, इन्वेस्टिगेट करने के दौरान और इंक्वायरी करने के दौरान उन मैटर्स में जो कि रिलेटेड होते हैं बैकवर्ड क्लासेस से। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि किसी को भी समन कर सकते हैं, किसी से कोई भी डॉक्यूमेंट्स कर पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी समन होने के बाद भी प्रेजेंट नहीं होता है कमीशन के सामने, तो यहाँ पे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। समन कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस को, विटनेसेस के एग्जामिन कर सकते हैं उनकी ओथ को, कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को। मैं बता चुका हूँ आपको। कमीशन के पास अथॉरिटी है टू रिकमेंड मेजर्स फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, और एवेलुएट करना उनकी प्रोग्रेस को और उनके डेवलपमेंट को। जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि ये सिर्फ थिंक टैंक ही नहीं है बल्कि वॉच टॉक भी है। रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशन की हम बात करें तो एनसीबीसी जो है बेसिकली सबमिट करता है एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट सबमिट करते हैं रिपोर्ट पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट डिस्कस करते हैं। अगर प्रेसिडेंट को स्टेट को देनी है तो वो सीधा स्टेट गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और फिर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रिपोर्ट पेश करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस की बात कर हम करें तो वो उसको मिलता है आफ्टर 102 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। इससे पहले ये था स्टैच्यूटरी बॉडी, और आफ्टर स्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1993। ओके। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये एसेंशियल है कि हम अवेयर हो। ओके। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1983। ऑलराइट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने एनसीपीसी को कंप्लीट कर लिया है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। प्लीज सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन को। तब तक के लिए आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, और अगले लेक्चर के लिए रेडी रहेगा। इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सबके धन्यवाद।